नमो नमः सर्वेभ्यः। पिछली कक्षा में क्लास 6 में हम लोगों ने लिंगानुसारम इस चैप्टर के अंतर्गत प्रथमा द्वितीया इसी तरह क्रमशः करते हुए संबोधन इत्यादि चिन्हों को देखा था। इन सभी कारकों को पूर्ण करते हुए देखते हुए अब हम लोग अगले क्रम में पहुँचे हैं, जो कि पेज नंबर आपके 32 पर दिया हुआ है। तो अब हम लोग को अगले क्रम में व्यवस्थित रूप से इसको देखना है, जो कि अगला हमारा टॉपिक है स्वरांत अजंत पुल्लिंगम। तो अब हम लोग ऐसे कुछ शब्दों का समूह देखेंगे जो किन्हीं समूहों में विभक्त हो जाता है। ऐसा कुछ टॉपिक है तो है अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। इन चार समूहों में आने वाले अंतर्गत कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों को देखेंगे और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अन्य शब्दों को भी समझ पाएंगे। तो देखते हैं, पहला रूप है अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत शब्दाः। एते सर्वे शब्दाः वयं पश्यामः। पिछली कक्षा में चर्चा करते हुए हम लोगों ने आपको इतना तो बता दिया गया था कि बालक शब्द, छात्र, नर, गज अकारांत हैं, कवि, हरि, मुनि शब्द इकारांत हैं, और इसी तरह गुरु, भानु और साधु शब्द उकारांत हैं, और पितृ और मातृ शब्द ऋकारांत हैं। लेकिन ये सारे शब्द इकारांत हैं, उकारांत हैं, ऋकारांत हैं, यह कैसे पहचाना जाएगा? इसको पहचानने का, जानने का क्या तरीका है? कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे? ये सारे शब्द तो हमें पता चल जाते हैं कि ये इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत, लेकिन अन्य जो शब्द राशियाँ बच जाती हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो उन शब्दों को हम कैसे समझ पाएंगे? अर्थात इनके ही माध्यम से, इन्हीं तरीकों के माध्यम से हम उन शब्दों को भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे यह ऋकारांत के अंतर्गत गिना गया, यह शब्द क्यों अकारांत ही है, यह शब्द क्यों ऋकारांत के अंतर्गत ही गिना जाएगा। तो इन सभी शब्दों के रूपों को, अकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि रूपों को अब हम यहाँ पर व्यवस्थित क्रम से देखते हैं। तो पहला आता है अकारांत शब्दाः। तो अकारांत शब्द कौन कौन से हैं, कैसे पहचाना जाएगा, और इसको पहचानने का क्या सबसे सरलतम उपाय है, तरीका है, यह देखते हैं। तो पुल्लिंग शब्दाः अजन्ताः अत्र अकारांत शब्दाः। देखिए, सबसे पहले पहचानने का आराम से सबसे सरल तरीका है, शब्द दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला हो सकता है अकारांत शब्दाः, अथवा ये हो गया अकारांत शब्द। इसमें हम चार्ट बना लेंगे, एक तरीका। कुछ ऐसे शब्दों को क्रमशः देखते हैं। पहला शब्द आया हमारा अकारांत, इसके अंदर कुछ शब्दों को देखते हैं, और दूसरा हो जाएगा दीर्घ आकारांत, आकारांत शब्दाः अत्र। तो आप किताब में देखेंगे, अपने पुस्तक में लिखा हुआ है बालक, छात्र, नर और गज। तो बालक शब्द हो गया, पहला शब्द आया हमारे पास बालक, दूसरा शब्द है नर, तीसरा शब्द है छात्र, और अंत में शब्द है गज। इन सभी शब्दों को चारों शब्दों को हमें अकारांत के अंतर्गत गिना है, लिखा है। क्यों? देखिए, कोई भी शब्द आकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, यह जानने का सबसे सरल उपाय है, क्योंकि शब्द के अंत में जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मूल शब्द है, उसके अंत में ही यह बात कही जा रही है, बता दिया जाता है कि आपको पहचानना कैसे, कोई भी शब्द आकारांत, इकारांत, उकारांत है, यह पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो बोले, आपको जब भी पहचानना हो, देखना हो कि शब्द में कौन सा इकारांत, उकारांत इत्यादि है, तो आपको उस शब्द के अंत में देखना होगा। यानी किसी भी शब्द के अंत में जब आप देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे वह अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है अथवा ऋकारांत है, किसके अंतर्गत वह शब्द आता है। तो देखेंगे, बालक शब्द लिखा है, नर है, छात्र है, गज। क्या इन सभी शब्दों के अंत में कुछ समानता दिख रही है? और अगर दिख रही है तो वह समानता कौन सी है? क्या समान हमको इन सभी चारों शब्दों में दिख रहा है? तो इन सभी चारों शब्दों पर जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि सारे शब्द अंत में क्या हो रहे हैं? स्वर से युक्त है। कौन सा स्वर छिपा हुआ है? क में अ है, नर में र में अ है, छात्र में त्र में अ है, गज में ज में अ है। अर्थात जब किसी शब्द के अंत में
ह्रस्व अ छुपा हुआ या लगा हुआ दिखाई दे, क्योंकि ह्रस्व अ अलग से तो कुछ लिखा नहीं जाता, लेकिन वह किसी भी शब्द में छुपा हुआ होता है, गिना जाता है। जैसे हम गज बोलेंगे तो ज में अ की ध्वनि सुनाई देगी, जब हम छात्र बोलेंगे तो त्र में अ की ध्वनि सुनाई देगी, जब हम नर शब्द बोलेंगे तो र में अ की ध्वनि सुनाई देगी, जब हम बालक शब्द बोलेंगे तो क में अ की ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात यही जो अ की ध्वनि सुनाई दे रही है आपके शब्द के उच्चारण करने के वक्त समय पर, तो क्या होगा, आप इससे पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा अकारांत इकारांत उकारांत में से कौन सा भेद है। तो जब आप बालक बोलेंगे तो क में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इस प्रकार से आप यह समझ पाएंगे कि इसमें ह्रस्व अकारांत यानी ह्रस्व आकार की मात्रा लगी हुई है, छुपी हुई है। क्योंकि आकारांत जो दीर्घ आकारांत होता है उसमें आ की मात्रा होती है, दीर्घ आ खड़ी पाई लग जाती है, तो वहां पर तो आप देखकर ही समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो क में अ है, र में अ है, ज में अ छुपा हुआ है, वह दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपको अपने ज्ञान के आधार पर आपको वह समझना होगा कि इसमें अ की ध्वनि लगी है या नहीं है। इन सभी में अ की ध्वनि अर्थात लगी हुई है। तो जब आप बालक बोलते हैं तो क में अ की ध्वनि, ज में अ की ध्वनि, त्र में अ की ध्वनि, नर में र में अ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अतः इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि बालक, नर, छात्र और गद इन सभी शब्दों में, इसके अलावा और भी कुछ शब्द हैं, अभी लिख कर बताता हूँ। तो उन सभी शब्दों में क्या हो रहा है कि अकारांत है। क्यों? क्योंकि आकार है अंत में जिसके, जिस शब्द के अंत में ह्रस्व अ की मात्रा छुपी हुई हो, जिस शब्द के अंत में, देखिए यहीं से मूल बात शुरू होती है। यह जो टॉपिक है, यह जो मूल भेद है, वह ही हमको बता देता है कि हमको देखना क्या है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है। तो बोले ह्रस्व आकार है अंत में जिसके, आकारांत यानी शब्द के, अगर हमको शब्द का पहचानना है तरीका कि वह अकारांत इकारांत उकारांत वाले भेदों में से किसके अंतर्गत है, तो आपको उस शब्द के कहाँ देखना है, अंत में देखना है। अंत माने लास्ट में, शब्द के बीच में या शब्द के पहले या शब्द के आदि में देखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको यह पहचानना हो कि वह शब्द किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहाँ देखेंगे, आप देखेंगे अंत में, यानी आकार है अंत में जिसके, यानी आकार कौन सा आकार, आकार भी दो होते हैं, ह्रस्व अ की मात्रा होती है और दीर्घ आ की मात्रा होती है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ह्रस्व अ की मात्रा है जिसके अंत में, ऐसे जो शब्द जिनके अंत में ह्रस्व अ की मात्रा हो, वह शब्द ह्रस्व अकारांत के अंतर्गत गिने जाएंगे। और जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा यानी खड़ी पाई लगेगी, जैसे गज है तो इसमें आ की मात्रा लगा तो गजा हो जाएगा, छात्र है तो छात्रा हो जाएगा। तो क्या बनेंगे, ये आकारांत यानी आकारांत तो होंगे, लेकिन ये दीर्घ आकारांत के अंतर्गत गिने जाने लगेंगे, उसका भी विभेद आपको बताया जाएगा। तो बालक, नर, छात्र, गज इन सभी में ह्रस्व अ की मात्रा छुपी हुई दिखाई दे रही है, अतः यह सारे शब्द क्या हो गए, ह्रस्व अकारांत के अंतर्गत गिने जाते हैं। यह पहचानने के लिए आपको किसी भी शब्द के अंत में देखना होगा, तब आप यह समझ पाएंगे जिस शब्द के अंत में जैसी मात्रा लगी होगी वह शब्द उसी अकारांत इकारांत उकारांत इत्यादि भेद के अंतर्गत गिना जाएगा, उसकी गणित होगी। अब तक आप लोगों ने देखा बालक, नर, छात्र, गज। कुछ और शब्दों को भी देख लेते हैं, जैसे है मनुष्य शब्द है, क्या है, मनुष्य शब्द। तो मनुष्य शब्द में मनुष्य आदि हो गया, य के अंत में य पर कोई मात्रा लगी हुई है क्या, य पर आ की मात्रा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा लगी है, इनमें से कोई भी मात्रा नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिखाई दे रहा है कि य में हलंत नहीं है, या में अ की मात्रा लगी हुई है, यह पूरा का पूरा ध्वनि वर्ण या अक्षर लिखा हुआ है। अतः मनुष्य शब्द क्या हो गया, ह्रस्व अकारांत के अंतर्गत गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि य में अ की मात्रा, ह्रस्व अ की ध्वनि, ह्रस्व अ की मात्रा छुपी हुई है, तो मनुष्य यह शब्द क्या हो गया, ह्रस्व अकारांत के अंतर्गत गिना जाएगा। अब एक बात और भी समझ लें, यह जो अकारांत या आकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत या दीर्घ उकारांत के आप अभी जो भी जितने भी सारे आप शब्दों को देखेंगे आपको बताया जाएगा, उन सभी में एक खासियत जरूर होगी, वह अकारांत इकारांत उकारांत ह्रस्व दीर्घ तो आप लिखेंगे ही, जानेंगे ही कौन सा शब्द ह्रस्व के अंतर्गत आ रहा है और दीर्घ के अंतर्गत। लेकिन
यह जरूरी नहीं कि जो शब्द ह्रस्व आकारांत या दीर्घ आकारांत के अंतर्गत गिना जाए वह किसी एक ही लिंग का हो। वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन वह किसके अंतर्गत होगा? किसी न किसी आकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि के विभेदों में से किसी एक भेद के अंतर्गत वह आएगा तो जरूर, लेकिन यह निश्चित नहीं है। यह कदापि कहा नहीं जा सकता कि वह एक निश्चित एक टारगेट किया हुआ किसी एक लिंग का ही हुआ, क्या केवल पुल्लिंग का ही शब्द हो सकता है, या वह स्त्रीलिंग का ही शब्द होगा, या फिर वह केवल नपुंसकलिंग का ही शब्द होगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। वह तीनों लिंगों में से किसी भी लिंग का हो सकता है, जैसा कि उदाहरण में देखते हैं। यहाँ पर बालक शब्द क्या है? बालक शब्द को बोलने से बॉय लड़के का बोल होता है, तो बालक शब्द क्या बन गया? पुल्लिंगवाची है, तो आकारांत के अंतर्गत गिना गया। नर शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। छात्र शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। गज शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। मनुष्य शब्द भी बोलने से पुल्लिंग का ही बोल होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा पुस्तकम, पुस्तक किताबें जो आप पढ़ते हैं, बुक्स, तो पुस्तकम यह शब्द अगर हम लिखते हैं तो आप देखेंगे पुस्तकम शब्द में म लिखा हुआ है। म में कोई मात्रा लगी है क्या? नहीं। म में न छोटी की मात्रा लगी है, न बड़ी की मात्रा, छोटा हो बड़ा हो, यानी हर शुद्ध इत्यादि कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन म में अ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब पुस्तकम शब्द दिखेंगे तो म में हलंत लगना चाहिए, लेकिन एक समझाने के लिए, आपको बताने के लिए बताया जा रहा है। तो पुस्तकम शब्द में म में क्या है? अ की मात्रा लगी हुई है। यह शब्द क्या? पुस्तकम शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है। देखिए अभी तक आप लोगों ने लगातार पुरुषवाचक शब्दों को, पुल्लिंग के शब्दों को देखा था, लेकिन पुस्तकम शब्द क्या हो गया? ह्रस्व आकारांत के अंतर्गत आएगा, और कौन से लिंग का है? यह नपुंसकलिंग का होता है, जैसा कि आपको रूप पता ही होगा। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। भवन शब्द है, भवन, न में भी क्या है? देखिए अ है, एक शब्द है भवन। भवन माने मकान, घर, हाउस, तो भवन, भवनम, भवने, भवनानी, यह रूप सकता है। तो भवन शब्द क्या है? यह भी नपुंसकलिंग का अंतर्गत आता है, लेकिन भवन यह शब्द कौन सा आकारांत इकारांत है? तो ह्रस्व आकारांत है। क्यों? क्योंकि न में ह्रस्व अ की मात्रा छुपी हुई है, अतः यह शब्द क्या हो गया? ह्रस्व आकारांत के अंतर्गत गिना जाएगा। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के दो शब्दों को देखा। अब कुछ एक दो स्त्रीलिंग के शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे एक शब्द हो जाए शाल, शाल शब्द है, या मान लीजिए इसके अंदर तो और शब्द आता है शाल शब्द को ही देखते हैं। तो शाल शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंगवाची हो गया। और इसी की तरह सुधा, लेकिन वो दीर्घ आकार। कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द हो सकते हैं, मुझे हालांकि अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हों और ह्रस्व आकारांत हो। स्त्रीलिंग के ज़्यादातर शब्द होते हैं वह दीर्घ आकारांत के अंतर्गत गिने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्रस्व आकारांत के अंतर्गत वह शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे राम शब्द है पुल्लिंगवाची, तो रमा बन गया, तो वह पुल्लिंग स्त्रीलिंगवाची शब्द है, लेकिन आकारांत के अंतर्गत आएगा। ह्रस्व आकारांत में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका भी स्मरण नहीं हो पा रहा है, इसके कारण नहीं बता पा रहा हूँ। तो एक प्रकार का शाल शब्द है, यह स्त्रीलिंगवाची हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि जितने भी सारे शब्द आप देखेंगे उनमें लिंग की बाध्यता नहीं होती है। उनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों ही शब्द समान रूप से होंगे, लेकिन हमें यह देखना होगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत, और कौन से शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि ह्रस्व दीर्घ के भेद में से विभेद होते हुए यह हमको समझना होगा। अब इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पहला ग्रुप देखा आकार, यानी जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आकार की छोटे अ की मात्रा छुपी हुई होती है वे सारे ह्रस्व आकारांत के अंतर्गत गिने गए। अब इसी तरह हम कुछ ऐसे पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंगवाची शब्दों को देखते हैं जो क्या कहते हैं दीर्घ आकारांत के अंतर्गत आते हों, गिने जाते हों। तो ऐसे शब्दों का समूह, अब मान लीजिए यहाँ पर था बालक शब्द। बालक शब्द है, बालक का विलोम शब्द क्या होगा? बालिका, जैसे लड़का का लड़की, तो बालक शब्द का विलोम बन जाएगा बालिका, स्त्रीलिंग के अंतर्गत।
एक्चुअली आकारांत में यह मुख्य रूप से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं, जैसे जिन शब्दों से हम स्त्री जाति का बोध करते हैं या कुछ महिलाओं, बालिकाओं का, लड़कियों का जो नाम होता है, उनमें ज़्यादातर आप यह पाएंगे कि वह आकारांत के अंतर्गत गिने जाते हैं। ह्रस्वकारांत में बहुत कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आते हों, लेकिन ज़्यादातर आपको दीर्घ आकारांत के अंतर्गत ही स्त्री संबंधी यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को आप देखेंगे। बहुत सारे ऐसे अनंत शब्द हैं। तो बालक शब्द पुल्लिंगवाची है, उसका विलोम कर दिए तो बन गया बालिका, और बालिका में क पर आ की मात्रा लगी हुई है। जब हमको यह पहचानना हो कि बालिका शब्द आकारांत है, ह्रस्वकारांत है या दीर्घ आकारांत है, तो आपको क्या करना होगा, किसी भी शब्द के अंत में देखना है। तो जब हम बालिका शब्द देखें या किसी भी शब्द के अंत में देखेंगे और जब हम अंत में कोई भी मात्रा लगी हुई पाएंगे, तो उस मात्रा, जो मात्रा हमको दिखाई दे रही होगी, उस मात्रा से ही हम यह ज्ञान कर पाएंगे, जान पाएंगे कि वह शब्द किसके अंतर्गत गिना जाएगा। वह ह्रस्वकारांत वाला है, दीर्घ आकारांत वाला है, कौन से भेद के अंतर्गत वह आता है। तो बालिका शब्द में आप देख रहे हैं प्रॉपर आ की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि बालिका शब्द दीर्घ आकारांत के अंतर्गत आता है। क्योंकि बालिका शब्द अगर हम यहाँ पर लिखते तो कपर आ की मात्रा लगी हुई है और ये बताता है ह्रस्वकारांत, तो अशुद्ध हो जाता, यह रूप गलत हो जाता। लेकिन जब हम बालिका शब्द पर कपर आ की मात्रा लगी है और जब हम इसको आकारांत यानी दीर्घ आकारांत के अंतर्गत लिखते हैं, तो यह बात सही साबित होती है। अतः बालिका शब्द क्या हुआ, आकारांत हुआ, क्योंकि इस पे कपर आ की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ आ की मात्रा स्वर लगा हुआ है। अब एक शब्द आप देख सकते हैं, रमा शब्द है, राम, राम और उसका विपरीत हो गया रमा। तो रमा शब्द है, रमा किसी महिला, स्त्री का नाम हो सकता है। तो रमा शब्द में वहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, दीर्घ आ की मात्रा रमा शब्द पर लगी हुई है। तो आप यह देख पा रहे हैं कि दीर्घ आकारांत के अंतर्गत गिना जाता है। जब किसी भी शब्द में आकारांत, इकारांत, उकारांत यह बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो सके कि वह किसके अंतर्गत आता है। तो आकारांत, उकारांत जो भी मात्रा हमें किसी शब्द के अंत में दिखाई देगी, उस मात्रा के ही माध्यम से हम उस शब्द को पहचानेंगे वह किसके अंतर्गत आया। तो म पर आ की मात्रा लगी हुई है, अतः यह रमा शब्द आकारांत यानी दीर्घ आकारांत के अंतर्गत आ गया है। यह बात बहुत ही अच्छे से आप समझ लें, ध्यान रखें कि जब भी परीक्षा में या किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए, मौखिक या लिखित रूप में, तो आप आगे भविष्य में यह गलती कदापि न करें कि जब आपसे पूछा जाए कि रमा शब्द, बालक शब्द, पुस्तकम शब्द किसके अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर हो सकता है यह भी ऑप्शन दिया जाए, यह ऑप्शन दिया हो कि ह्रस्वकारांत या दीर्घाकारांत। वह आकारांत तो होगा, लेकिन आकारांत में भी दो भेद हैं, ह्रस्वकार, दीर्घाकार। उकार में भी दो भेद है, उकारांत में भी, ह्रस्वकारांत, दीर्घोकारांत। तो आपको यह बताना होगा कि वह आकारांत या उकारांत, उकारांत वाले भेदों में से ह्रस्व वाला है या दीर्घ वाला है, यह बताना निश्चित होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए। तो रमा शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया। अब एक शब्द आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं, इसका रूप भी आप लोगों ने कई बार याद किया हुआ है, लता शब्द। लता माने शाखा। तो लता शब्द क्या है, लता, ल पर आ की मात्रा लगी, लता शब्द हो गया। देखिए लता शब्द हो गया, तब पर कौन सी मात्रा दिख रही है, दीर्घ आ की मात्रा। और लता शब्द, रमा शब्द क्या है, बालिका शब्द क्या है, ये सारे स्त्रीलिंगवाची शब्द है। भाई किसी बालिका को ही आप लड़की को बालिका कहेंगे, किसी रमा किसी महिला का ही, बालिका का लड़की का नाम होगा, लता भी किसी महिला स्त्री विशेष का नाम होगा। तो ये सारे तीनों शब्द क्या हुए, स्त्रीलिंगवाची हुए। तो लता, रमा, बालिका, इन तीनों शब्दों में आप दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई देख पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप यह समझ पाएंगे कि यह आकारांत वाले भेदों में से दीर्घ आकारांत के अंतर्गत यह सारे शब्द गिने जाएंगे। और इसी के अलावा और कुछ ऐसे शब्द को देखें तो मान लीजिए हो गया बालिका, छात्रा। एक शब्द है छात्र, छात्र का बन जाता है छात्रा, छात्रा शब्द। तो छात्र शब्द में पर क्या है, दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है। तो क्या हुआ कि यह छात्रा शब्द दीर्घ आ की मात्रा लगे होने के कारण दीर्घ आकारांत के अंतर्गत यह शब्द गिना जाएगा। जैसा कि हम पहले ही जब यहाँ पर आकारांत शब्दों के भेद बता रहे थे, तो यह बात निर्धारित कर दिए थे, आपको बता दिया गया था कि आकारांत, इकारांत, उकारांत जितने भी भेद हैं, उनमें जब हम शब्दों को देखते हैं तो वहाँ पर लिंग की बाध्यता नहीं होती है। यह कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग, तीनों में से किसी भी लिंग के वे शब्द
किसी भी आकारांत उकारांत इकारांत में गिने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिंग का भेद नहीं होता है। वो तीनों लिंगों में से किसी भी एक लिंग के अंतर्गत आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बालिका, रमा, लता, छात्रा शब्द तीनों ही चारों ही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग के हैं। क्यों? क्योंकि जो आकारांत वाले शब्द होते हैं वह ज़्यादातर स्त्रीलिंगवाची ही होते हैं। बहुत कम आप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को उसमें इस विभेद में पाएंगे। इस नाते यह ऐसा रूप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से करते हुए आपने आकारांत के दो भेद देखे, ह्रस्व आकारांत वाले कुछ शब्द और दीर्घ आकारांत वाले कुछ शब्दों के समूहों को देखा। इसी तरह जितने भी शब्द राशियां हैं, यानी कि हिंदी में और संस्कृत में जितने भी आप शब्दों को बोलते हैं, अपने व्यवहार करते हैं, अपने दिनचर्या में बोलते हैं, तो इन सारे शब्दों को आप बोल करके, लिख करके आप यह समझ पाएंगे कि कौन से शब्द ह्रस्व आकारांत अथवा दीर्घ आकारांत के अंतर्गत आ रहे हैं या गिने जा रहे हैं। अब अगला रूप आएगा इसके अंतर्गत, आकारांत हो गया। अब आएगा इकारांत। तो इकारांत में भी उसी तरह दो भेद होंगे, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत वाले दो शब्द होंगे।